नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन को खुशियों से भर दे। दोस्तों, पिछले 2-3 साल कोरोना के कारण बहुत खराब निकले हैं। हम सबके बहुत ज़्यादा खराब ये साल निकले हैं। तो दोस्तों, यह ज़रूरी है कि आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना ना आए, और कोरोना ना आए तो कम से कम हमारी जो एसआई, आरक्षक, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम है वह समय पर हो जाएं, जिससे जिन बच्चों को आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियों, जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार की सरकार ने अभी घोषणा की है। तो आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित या किसे नवाजा गया है। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा, राकेश सक्सेना, चेतन भगत और कुमार विश्वास। तो दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसे मिला है जिसके मन में दया है और जिसके पास प्रकाश है फैलाने के लिए। अर्थात क्या दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इनकी जो कृति थी, इसके लिए दिया गया है, तो इनका एक नाटक है सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक नाटक इन्होंने लिखा है। सम्राट अशोक के लिए इन्हें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक झलक देखते हैं हिंदी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1955 से हुई। 1955 से यह प्रदान किए जाते हैं। तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था, प्रथम पुरस्कार 1955 में, वह दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिमतरंगिनी के लिए। दोस्तों, आपको प्रथम भी याद रखना है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में शॉल के साथ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखो दोस्तों, राशि मायने नहीं रखती है अवार्ड में, क्योंकि यह अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों, मात्र 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, याद रखना है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची की बात करूं तो 8वीं अनुसूची में भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। उसमें आप जोड़ दीजिए राजस्थानी, दोस्तों राजस्थानी, और उसके साथ आप जोड़ देंगे अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ये 24 लैंग्वेज हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएं हैं वो जो 8वीं अनुसूची में संविधान में लिखी हैं। उसके बाद राजस्थानी है और अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, यह दिया जाता है। अब बात आती है प्रथम महिला जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उनका नाम भी आप लिख लीजिए। प्रथम महिला हैं अमृता प्रीतम। दोस्तों, अमृता प्रीतम एक पंजाबी भाषा की लेखिका हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वही प्रथम महिला है अमृता प्रीतम। ठीक है दोस्तों, यह जो आपके सामने फोटो है, यह है दया प्रकाश सिन्हा की, जिन्हें 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉस टेलर का संबंध किस देश से है। ठीक है दोस्तों, रॉस टेलर जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये हैं रॉस टेलर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मांडू उत्सव का आयोजन कितने दिनों तक किया जा रहा है। हाल ही में मांडू उत्सव का प्रारंभ हुआ है, वह कितने दिवस तक चलेगा। तो दोस्तों, हर बार मांडू उत्सव कभी 2 दिन, कभी 3 दिवसीय, कभी 4 दिवसीय, कभी 5 दिवसीय। तो 2021 का मांडू उत्सव है, उसका आयोजन कितने दिनों के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, याद रखना, मांडू उत्सव का आयोजन 2021 में 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 दिवस तक विभिन्न प्रकार के कलाकार प्रस्तुति देंगे मांडू उत्सव में और लोगों का मनोरंजन करेंगे। मांडू के बारे में बात करें तो मांडू की जो स्थापना हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी और मांडू जिला धार के अंतर्गत आता है। 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई और जिला धार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, और मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, यानी आनंद की सिटी किसे कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है। और दर्शनीय स्थल की बात करूँ मांडू में क्या क्या है, तो जहाज महल है, हिंडोला महल है, रानी रूपमती का महल है, बाज बहादुर का महल है, इसके बाद हुसैन शाह का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, हुसैन शाह का मकबरा
किसमें है, मांडू में। ये सब दर्शनीय स्थल है और यह जिला धार में आता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि PKL का संबंध किस खेल से है। दोस्तों PKL जो शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या होगा और यह किस खेल से संबंधित होगा। तो दोस्तों सोचो, इसका फुल फॉर्म होगा प्रो कबड्डी लीग, अर्थात यह किस खेल से संबंधित है, तो यह है कबड्डी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, कबड्डी से संबंधित है PKL। यह जैसे IPL है, IPL क्रिकेट से संबंधित लीग है जिसमें डोमेस्टिक लीग है, भारत में खेली जाती है क्रिकेट की। हॉकी की क्या है, ISL। दोस्तों ISL यानी इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग। यह फुटबॉल से संबंधित है ISL। ठीक है दोस्तों, इंडियन सुपर लीग। IPL किससे संबंधित है, IPL क्रिकेट से संबंधित है। ऐसी ही प्रतियोगिता का आयोजन कबड्डी फेडरेशन के द्वारा किया जाता है जिसे PKL यानी प्रो कबड्डी लीग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह आप देख सकते हैं कि ये कबड्डी का मैट है, यह कबड्डी के खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने 200 टेस्ट विकेट हासिल करने का गौरव हासिल किया है। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 200 टेस्ट विकेट हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। ऑप्शन है मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है मोहम्मद शमी, जिन्होंने हाल ही में भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में 200 विकेट हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शमी हैं वह 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट में 200 विकेट हासिल किए हैं। मोहम्मद शमी भारत के 5वें तेज गेंदबाज बने हैं। ठीक है, और पहले जो टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी थे उनका नाम था कपिल देव, जिनके कप्तानी में भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था और अभी मूवी भी आई है 83। वह कपिल देव के नेतृत्व में 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप था वह भारत ने जीता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है चीन, मिस्र, श्रीलंका और जापान। तो दोस्तों आप जानते हैं NDB क्या है, नहीं जानते कोई बात नहीं। अभी आप इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि दिसंबर 2021 में तो ये बनाया गया है मिस्र को, जो कि अफ्रीका का एक प्रमुख देश है मिस्र, उसको NDB का 9वां सदस्य बनाया गया है। दोस्तों NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। NDB क्या है देखो सॉरी दोस्तों, NDB क्या है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इस की स्थापना के बाद 2014 में ब्रिक्स बैंक का नाम बदलकर, ब्रिक्स बैंक नाम था इसका, इस संगठन में जो बैंक थी उसका नाम तो क्या था, ब्रिक्स बैंक। इसका नाम 2014 में बदलकर क्या कर दिया गया था, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में दोस्तों जो देश हैं वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश ब्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। इस संगठन के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। कौन कौन हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, NDB की इसकी स्थापना कब हुई, 2014 में हुई। अब इसका 9वां सदस्य बनाया गया है मिस्र को। तो 8 सदस्य कौन कौन थे, तो दोस्तों याद रखना जो 5 ब्रिक्स के सदस्य हैं इसके साथ 1 2 3 4 दोस्तों, इसमें एक है बांग्लादेश अपना पड़ोसी, इसके बाद है उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका का देश उरुग्वे। इसके बाद है UAE अर्थात दुबई जिस देश में है ना, UAE यूनाइटेड अमीरात। उसके बाद दोस्तों मिस्र को इसमें जोड़ा गया है। तो ये 9 सदस्य हैं NDB के, जिसमें मिस्र को 9वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग।
सी विजिल ऐप को अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। क्योंकि चुनाव में जो धांधली होती है उसके निराकरण के लिए, त्वरित निराकरण के लिए, क्योंकि सी विजिल ऐप से हाल आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत का निराकरण भी आपको त्वरित प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं भारतीय चुनाव आयोग की ये जो मुख्य ऑफिस है दिल्ली में, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि पंकज शर्मा को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पंकज शर्मा को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है मैक्सिको। मैक्सिको में अभी हाल ही में पंकज शर्मा को नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मैक्सिको को देखते हैं तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का प्रमुख देश है। इसकी जो राजधानी है वह मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है और मैक्सिको चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान आता है। किसका? मैक्सिको का चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का प्रमुख देश हैं। यह हैं पंकज शर्मा, जिन्हें राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस राज्य की सरकार ने आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ की है? दोस्तों, कौन सी योजना? देवारण्य योजना। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड। ये हमारे शिवराज सरकार ने, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने योजना लागू की है। मध्य प्रदेश का सही आंसर है, उसने देवारण्य योजना को लागू किया है। दोस्तों, देवारण्य योजना क्या है? सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेदिक के माध्यम से अपना इलाज कराएं, जिससे क्या होगा? जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी, और जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी तो वह कहाँ से आएगी? वह आएगी जंगलों से। तो दोस्तों, जंगल में कौन रहते हैं? आदिवासी। तो आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में क्या आएगा? सुधार आएगा। और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण्य योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में किस जनजाति के भोजन जायका की शुरुआत की गई है? ठीक है, ऑप्शन है भील, गोंड, भारिया और सहरिया। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है, उसमें किस जनजाति के भोजन जायका किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है भील। भीलों का भोजन क्या है दोस्तों? जायका। तो उसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में प्रारंभ किया गया है, जायका को। ठीक है, जायका किससे संबंधित है? भील से। अब जनजाति भील के बारे में देखते हैं कि भील जनजाति जो कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्रथम जनजाति है। ठीक है दोस्तों, भील जनजाति जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की प्रथम जनजाति है, जनसंख्या के आधार पर, और भारत की दूसरी जनजाति है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है वह भोपाल में स्थित है। आपको जनजाति एमपी के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अनूप सर का लेक्चर देखें, वह शाम को 7 से 8 आपको लाइव मध्य प्रदेश की जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? ऑप्शन है आपके पास कोटा राजस्थान में है, बेंगलुरु कर्नाटक, पटना बिहार या मऊ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है कि भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है, तो उसका आंसर है मऊ, जो कि इंदौर के पास स्थित है। मऊ मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। अब मऊ देखें आप, तो मऊ को कैसे लिखते हैं? MHOW। दोस्तों, MHOW अर्थात क्या? मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वॉर। इसका फुल फॉर्म है मऊ का, मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वॉर। और जो मऊ है वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थली है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ इंदौर में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? इस बार या किसी ना किसी सत्र में परीक्षा के आएगा ही आएगा, किसी ना किसी के पेपर में। दोस्तों, विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। दोस्तों याद रखना, विवेक सागर का संबंध है हॉकी से।
ठीक है दोस्तों, विवेक सागर का संबंध हॉकी खेल से है। याद रखना, आप 2-3 बार और रट लेना उसको कि विवेक सागर का संबंध हॉकी से है। इनके बारे में जानकारी देखें तो विवेक सागर हॉकी से संबंधित हैं और इनका जो जिला है वह है होशंगाबाद। हॉकी और होशंगाबाद। दोस्तों आपको करना है विवेक हो, विवेक हो मतलब हो से हॉकी और हो से होशंगाबाद। आपको इनका नाम याद इनका खेल याद रखना है और इनका जिला याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक जो कि जुलाई में टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता था। उस कांस्य पदक टीम के ये प्रमुख खिलाड़ी थे, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड भी किया है। तो विवेक सागर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है, किस जिले से है, होशंगाबाद से है। और इन्हें डीएसपी के रूप में भी मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्ति दी है और 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं विवेक सागर से संबंधित। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उससे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कैन बेतवा लिंक, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इस परियोजना में कैन और बेतवा नदी के बीच में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित हो रहा है। दोस्तों क्या कैन और बेतवा ये दोनों मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, उनको लिंक किया जा रहा है जिससे बुंदेलखंड के क्षेत्र में सिंचाई संबंधी जो जल की समस्या है उसको समाप्त किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसको अभी हाल ही में अनुमोदना इसको मिली है केंद्र सरकार से। तो इसमें जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वह प्रभावित हो रहा है, उस पर चलते हैं। ऑप्शन में माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस जो राष्ट्रीय उद्यान सही उत्तर है उसके बारे में भी आपको फैक्ट बताने हैं कि इसमें से कौन सा सही उत्तर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे करंट के लेक्चर में। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।